हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग। ये हमारे फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं जो स्टार्ट किए गए थे। और लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, फिर उसको अगर लीगल, सोशल या पॉलिटिकल लाइफ में उसको कैसे कैसे देखा जाता है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है टिपिकली कंटेन, मतलब वो क्या क्या उसके अंदर है, तो उसके डिवीजन, अरेंजमेंट और जो जो प्रोविजंस है उसके अंदर वो सारे हैं इन नटशेल, मतलब एक छोटे तरह से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको काफ़ी डिटेल में बताया मैंने कि इन सब के क्या क्या मीनिंग्स है। ये आपको इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक एंड किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है। आज से हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ें हैं इधर, तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, हिस्ट्री की चीज़ें हैं कि कब कौन सी क्या हुई। तो ये बस एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर रहेगा आंसर लिखने में, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज अ सॉवरेन बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या थी? एक सॉवरेन बॉडी थी। अब ये सॉवरेन बॉडी बोला तो गया है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, वो आगे पढ़ेंगे। सॉवरेन का यहाँ पर मैं मतलब बता देती हूँ कि सॉवरेन होता क्या है। सॉवरेन का बेसिक मतलब है कि हमको कोई भी निर्णय लेने में किसी से आज्ञा ना लेनी पड़े। जैसे इंडिया, अगर मैं इंडिया आज के डेट की इंडिया की बात करूँ तो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री क्योंकि उसको अपने डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। पर वही अगर मैं किसी इंडिया के एक स्टेट की बात करूं, जैसे हमारा यूपी, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी इज़ नॉट अ सॉवरेन स्टेट। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपने कोई डिसीजंस ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसको सेंटर से पूछना पड़ेगा, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो किसी इंटरनेशनली कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इंडिया ले सकता है। इंडिया को अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन करना है या किसी से डिप्लोमेसी करनी है, वो इंडिया को उसको हक है, ये लेकिन यूपी को उसको हक नहीं है। यानी कि यूपी इज़ नॉट अ सॉवरेन स्टेट बट इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ओके, तो ये मतलब होता है सॉवरेन बॉडी का, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ सॉवरेन बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। एन आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रपोज्ड इन 1934। एम.एन. रॉय ने 1934 में इसका आइडिया प्रपोज किया था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी उस INC जिसे कहते हैं, 1935 में ये एक उसने मांग रख दी थी ब्रिटिश के सामने, और ब्रिटिश ने फाइनली इसको एक्सेप्ट किया था अगस्त 1940 में। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग हुई थी, और फिर से उसको रीअसेंबल हुई कब? रीअसेंबल्ड फॉर एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। ये जैसे आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारे देश के टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े हुए थे। एक हुआ था भारत जो कि इंडिया है हमारा, दूसरा हुआ था पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा प्रेजेंट बांग्लादेश है। वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 में बना। बाद में आज़ादी के समय 1947 में जब विभाजन हुआ तो उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। ईस्ट पाकिस्तान आपके पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो ये रीअसेंबल कब हुआ? जब हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था 14 अगस्त 1947 में, यानी आज़ादी के एक दिन पहले। इट्स मेंबर्स वर चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका क्या मतलब है?
इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जब लोग अपने, जैसे हम लोग हैं, सिटीजन हैं, देश के नागरिकों ने कुछ प्रतिनिधि को चुना, और वो प्रतिनिधि देश के सिटीजन है, सिटीजन ने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और ये रिप्रेजेंटेटिव जब उस फिर और लोग और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब यहाँ ये R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, तो रिप्रेजेंटेटिव ये डायरेक्टली इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे। जैसे कि आज के डेट में हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लोग चुनते हैं, प्रेसिडेंट को जो हमारे चुने हुए MP और MLA होते हैं उनको चुनते हैं। इसीलिए जो लोगों के प्रतिनिधि होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट जो कि इनडायरेक्टली आया है। ये आप समझते चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आसपास जो होती हैं वही हैं, तो आपको दिखती चलेंगी, कनेक्ट होती जाएंगी कि क्यों प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास क्यों इतनी पावर नहीं होती है। क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, जो लोग जिन्हें चुने हैं उन लोगों ने उनको चुना है, राइट। Last is the Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee. जो ब्रिटिश कैबिनेट था, उनका जो कैबिनेट मिशन प्लान था, उसी के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। क्योंकि ब्रिटिश का बहुत इन्फ्लुएंस रहता था हर चीज़ में, ऐसा नहीं था कि वो सारी चीज़ें इंडियंस के अकॉर्डिंग बनी थी, वहाँ पर ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फिर भी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि उसमें कितनी सीटें थी, फिर उसमें कितनी ब्रिटिश के लिए लॉट थी, फिर कितनी आपकी प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं। यानी कि देखिए, ब्रिटिश एम्पायर था उसमें दो तरह के थे, एक जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था, और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो राजा लोग का शासन रहता था। तो राजा लोग क्या करते थे कि वो ब्रिटिश को अपना वो हिस्सा देते थे, टैक्स देते थे या कुछ भी, और ब्रिटिश इन रिटर्न प्रॉमिस करते थे कि आपके राज्य को कोई खतरा नहीं होगा। तो इन डायरेक्टली वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी ब्रिटिश के अंडर थे। तो ये जब आज़ादी हुई तो फिर ये सारे ब्रिटिश और ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सब एबॉलिश हो गए, मतलब इनकी मान्यता हट गई। इनके पास ऑप्शन था, वो भी बताऊंगी कि इनके पास ऑप्शन था, या तो इंडिया में आते या पाकिस्तान में आते या फिर इंडिपेंडेंट रहते। तो इसको एकजुट करने का, हमारे देश को एकजुट करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में। उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है इंडिया को एक यूनिटी में लाने के लिए। ये क्या है आप लोग जानेंगे धीरे धीरे। ये वाला थ्योरी पार्ट है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें आई और कितने गवर्नर्स थे। रफली एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए, यानी 1 मिलियन नहीं 10 लाख लोगों के लिए एक सीट रखी गई थी, राइट। फिर सीट कैसे कैसे अलॉट हुए थे, मुस्लिम, सिख के लिए, जनरल के लिए, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, ऑल दैट ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी नहीं है खास। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन क्या था, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी क्यों है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक। ईजी है, अगर आप इसको समझते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचना समझना नहीं पड़ेगा। ये हिस्ट्री की पार्ट है, हिस्ट्री में ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो हमें बस ऐसे सब पढ़ना है कि हम इसे अपने भारत के बारे में भी जान सकें और अपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें। सेकेंड इज इनैक्टिंग लॉज एंड इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कानून बनाना और जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे अभी तक हमारे सिर्फ ब्रिटिश करते आ रहे थे, हमारे लिए फैसला लेते आ रहे थे, लेकिन अब हमें अपने लिए फैसले लेना है। थर्ड था हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा झंडा कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। ये डेट्स आप वैसे भी याद रखिए, अच्छी बात है याद रखना।
फोर्थ इज इट एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इन मे 1949। आज़ादी के बाद हमारी मेंबरशिप, हमारी सदस्यता को भी मान्यता मिली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, इलेक्ट किया गया ऑन जनवरी 24, 1950। 1950 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। सिक्स्थ, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ? उसी दिन जिस दिन हमारे राष्ट्रपति को चुना गया, दैट इज 24 जनवरी 1950। और लास्ट है कि हमारा नेशनल सॉन्ग किस दिन अडॉप्ट हुआ? उसी दिन 24 जनवरी 1950। हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या है, ये आप लोग अगर कमेंट में लिख देंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। देखूं किसको मालूम है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मैं बताऊंगी नहीं, इतना तो जानना चाहिए अपने देश के बारे में आप लोग को। ऑन वॉट ग्राउंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिटिसाइज्ड। अब क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हुआ? तो ये सब थोड़ा सा थ्योरी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। हेडिंग देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। नॉट अ पॉपुलर बॉडी। पॉपुलर बॉडी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं थे, इसमें लोगों के प्रतिनिधि से उनको चुना गया था। नॉट अ सॉवरन बॉडी। सॉवरन बॉडी नहीं थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हमारे उसी ब्रिटिश के अंडर ही थी। द क्रिटिक स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ सॉवरन बॉडी एज इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। It was created by the proposals of the British rulers by executive action before India's independence and its composition was determined by them। मतलब ये चीज़ ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने ही इसके प्रपोजल दिया था और इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले दिया था, और इसका कंपोजिशन भी वही लोग डिटरमाइन किए थे। तो हम इसे सॉवरन बॉडी नहीं कह सकते, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसका क्या है, बाद में बताएंगे। तो यही चीज़ है। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया गया अलग और अदर देशों से। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। उस टाइम कांग्रेस सबसे अहम रोल थी, सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, तो उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। डोमिनेटेड बाय वन कम्युनिटी। इसमें हेट्रोजेनिटी यानी कि अलग अलग प्रांतों की थोड़ी सी कमी थी, अलग अलग धर्मों की। तो उस टाइम एक डोमिनेटेड बाय द हिंदूज मोस्टली की एक कम्युनिटी की ही डोमिनेंस थी। डोमिनेटेड बाय लॉयर्स क्यों? क्योंकि जो जितने भी आप देखें तो हमारे जितने बड़े बड़े लीडर्स थे कहीं ना कहीं वो बैरिस्टर्स या लॉयर्स थे। तो और जो वो फ्रेम कर रहे थे वो उसकी इंग्लिश, उस टाइम इंग्लिश तो ज़्यादा किसी को आती नहीं थी, तो वो सब जो थी फ्रेमिंग बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज थी जो कि एक लॉयर या बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को ही समझ आ सके। तो ये चीज़ एक बैरियर बन जाता था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम बल्की एंड कम्बरसम मतलब डिफिकल्ट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दे हैव मेड द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज बहुत टिपिकल थी, इसलिए कोई आम इंसान जल्दी समझ नहीं सकता था। और उस समय अगर मैं बात करूँ 1950 के समय में देश की हालत बहुत ख़राब थी। देश में भूखमरी थी, देश में इलिटरेसी थी, देश में लोगों के पास घर वर तो छोड़िए खाने तक के पैसे नहीं थे। तो बहुत तरह की गरीबी थी। उस हिसाब से जितनी जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि बस 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रपोज किया एंड प्रोवाइडेड द फिलोसफी एंड गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक गाइडलाइंस दे दिया कि इसी बेसिस पे ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे संविधान में, जो कि हमारा प्रियम्बल बना। प्रियम्बल क्या है थोड़ा बहुत मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और इसके बाद डिटेल में इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको डिस्कस करूंगी। ये आपके पार्ट 2 में आता है, सॉरी पार्ट 3 में, इसी यूनिट के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली मतलब एकजुटता, एक साथ इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राफ्टिंग कमेटी। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है? हमको काम दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भाई एक इंसान, अकेला इंसान तो हो नहीं सकता है। एक इंसान का नाम लिया जाता है लेकिन कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले तो हमको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा उस चीज़ का। ड्राफ्ट मतलब एक क्रक्स,
हमको कहीं लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, ऐसे इस सितारे पे हैं, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। तो वही है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो among all the committees of the Constituent Assembly, the most significant was the drafting committee set up on August 29, 1947. August 29 मतलब आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद ही इसको बना दिया गया था। आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, और ये 29 अगस्त को 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई थी कि हमारे देश का संविधान बनाओ। फिर it was the committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. हमारे देश के संविधान का एक नया ड्राफ्ट, यानी कि उसको उसको लिखो, ठीक। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स विच वर, सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो कि इसके चेयरमैन थे। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, 7 नाम है, ये आप चाहिए तो याद कर लीजिएगा अलग अलग। Then the drafting committee, after taking into consideration the proposals of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. मतलब इन लोगों ने तकरीबन 6 महीना लिया और उसका पहला जो ड्राफ्ट था, पहला जो संविधान का ड्राफ्ट था, वो पब्लिश हुआ हमारा फरवरी 1948 में। शुरू कब बना, कब था, ऐसे ध्यान रखिए डेट से, 29 अगस्त 1947 में। और पहला उसने कब सबमिट किया, पहला ड्राफ्ट कब सबमिट किया, फरवरी 1948 में। नाउ द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। मतलब ये जब पहला ड्राफ्ट भेज दिया गया, इस डेट के बाद 8 महीने दिए गए ताकि उस ड्राफ्ट पे जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, जो चीज़ें उसमें प्रपोज की गई हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सके और उसमें कोई अमेंडमेंट देने हो, मतलब कोई अगर बदलाव करने हो तो उसमें दिया जा सके। तो 8 मंथ फिर उसमें दिए गए, 8 महीने। फिर फाइनली जो सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, मतलब ये पहला हुआ, फिर उसके बाद डिस्कशन में 8 महीने दिए गए, उसके बाद ये सेकंड ड्राफ्ट दिया गया और वो पब्लिश हुआ हमारा अक्टूबर 1948 में। मतलब उसके फरवरी के 8 महीने बाद हमारा अक्टूबर 1948 में वो पब्लिश किया गया, राइट। तो ये था हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग था। अब ये यहाँ पर इतना हो गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम कंप्लीट हुआ कि उसने कैसे कैसे हमारा संविधान लिखा गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके क्या क्या कॉम्पोजिशन थे, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसके क्या क्या साइलेंट जो हमारे कहें साइलेंट फीचर्स थे, फिर उसके ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ये सारा इस चीज़ में डिस्कस किया गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तब तक आप लोग इसे रिवाइज कीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।